सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जान लिया है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में चर्चा करने का रहेगा। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में हम सारी विशेषताओं के, इसका जन्म कब और कहाँ हुआ, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 के अंदर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके माता का नाम हेमरानी और माता का नाम था हेमरानी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। यानी कि माता और पिताजी का नाम भी यदि आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि इनकी माँ का नाम हेमरानी था और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। महादेवी जी के जन्म के बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इन्होंने इंदौर शहर से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? इंदौर शहर से। 1916 में महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया था और इन्होंने विवाह के बाद अपनी पढ़ाई ना छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ती रही थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया और 1919 में, जबकि 1916 के अंदर इनका विवाह हो चुका था, लेकिन 1919 के अंदर इन्होंने क्रॉसथवेट कॉलेज में जाकर वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके पश्चात 1933 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया था। उसके पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में जो कॉलेज था उसमें एज ए प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुई थी। यानी कि जन्म हुआ 1907 में। उसके पश्चात 1916 में इनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई और फिर इन्होंने क्रॉसथवेट कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की और 1933 में इन्होंने एमए किया संस्कृत भाषा के अंदर। और संस्कृत भाषा में एमए करने के पश्चात ये किसमें? प्रयाग महिला विद्यापीठ। कहाँ पर? प्रयाग महिला विद्यापीठ के अंदर इन्होंने एज ए प्राचार्य के रूप में नियुक्त होकर कार्य किया। उसी स्थान पर कार्य करते करते लंबे समय तक ये जो प्रयाग महिला विद्यापीठ था उसी के अंदर ये कुलपति के पद पर नियुक्त हो गई थी। बचपन से ही आपने 9th क्लास में इसका एक लेसन भी पढ़ा होगा, बचपन के दिन। उसमें पता चलता है कि महादेवी वर्मा और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, हिंदी साहित्य इतिहास की बहुत ही ओज गुण से परिपूर्ण कविताएं लिखने वाली। और आपको याद होगा, आपने 6th क्लास में एक कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसकी जो लेखिका थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ये महादेवी वर्मा जी की सहेली थी, जो इनसे बड़ी थी। क्यों? क्योंकि हमें पता, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अकॉर्डिंग यदि मैं बताऊं तो ये इनसे दो जो कक्षा थी आगे थी। यानी कि जब महादेवी जी 7th क्लास में पढ़ती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी 5th क्लास की स्टूडेंट थी। तो उम्र में सुभद्रा जी इनसे बड़ी थी और इन्हीं की प्रेरणा लेकर इन्होंने लेखन कार्य किया था, जिस तक ये मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप से कार्य करती रही। अनवर्त का मतलब निरंतर रूप से, कि मृत्यु तक। 1987 में महादेवी वर्मा की मृत्यु होती है, तब तक इन्होंने निरंतर लेखन कार्य किया। जन्म कब हुआ है महादेवी जी का? 1907 में। कहाँ पर हुआ है? फिर उसके पश्चात यदि हम देखें तो ये जो छायावादी युग था, छायावादी युग की ये प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं और इनकी कविताओं में पीड़ा और दर्द का जो भाव है वो अभिव्यक्त होता है। इसीलिए इनको आधुनिक युग की मीरा या हिंदी साहित्य इतिहास की वीणा पाणी भी कहा जाता है। 1987 में इनका देहांत हो जाता है। एक बार हल्के से दोबारा से रिवाइज करेंगे बच्चे। 1907 में महादेवी जी का जन्म होता है। कब होता है? 1907 में। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी। पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद। उसके पश्चात इन्होंने ये पढ़ाई करती रही। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई है? इंदौर से हुई है। लेकिन 1916 में इनका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात भी जिनसे इनका विवाह होता है वो बड़े ही सज्जन पुरुष थे। इनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में जहाँ इनका विवाह हुआ उनसे
तलाक वगैरह भी नहीं लिया था। बस वो भी अध्ययनशील प्राणी थे और ये भी बहुत सज्जन स्वभाव की लेडी थी। तो इस प्रकार से अलग अलग रहते रहे और अपने अपने जीवन काल में अपने अपने रुचि के क्षेत्र में ये कार्य करते रहे। कई बार जो इनके हस्बैंड थे वो इनसे मिलने के लिए आया करते थे, स्वरूप नारायण जी शायद उनका नाम था, तो वो इनसे मिलने के लिए भी आते रहते थे। उसके पश्चात 1916 में विवाह के पश्चात इन्होंने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज था जो प्रयाग के अंदर, वहां से इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात 1933 में इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया और संस्कृत में एमए करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ था, वहां पर एज ए प्राचार्य नियुक्त हुई और फिर वहीं पर कार्य करते करते ये वहां पर कुलपति के पद पर कार्यरत रही। सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनकी बचपन की सहेली थी, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। बचपन से ही इनका जो घर परिवार था वो बड़ा ही शांत और क्यों, माँ थी जो श्रद्धा यानी कि आस्तिक स्वभाव की लेडी थी और पिताजी शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रारंभ से ही अध्ययनशील स्वभाव की महादेवी जी मृत्यु पर्यंत फिर लेखन कार्य में लगी रही। इनको छायावाद जो एक युग के नाम से जाना जाता है, छायावाद के काल के अंदर ये महान स्तंभ, आधार स्तंभ या प्रमुख लेखिका के रूप में जानी जाती है, क्योंकि छायावाद आपको पता है 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय अवधि है, इसको छायावाद के नाम से जाना जाता है। इस युग में इनका जो लेखन कार्य है उसका एक विशेष योगदान है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी कविताओं के अंदर क्या है, पीड़ा और दर्द है। पीड़ा और दर्द के कारण इसको आधुनिक युग की मीरा की भी उपाधि दी गई है। और 1987 में हमने इस महान लेखिका, इस महान विदुषी को खो दिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अविस्मरणीय योगदान दिया है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा इनका योगदान है। अब इनकी हम साहित्यिक जो कृतियां हैं उनकी चर्चा करेंगे कि इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति कौन कौन सी है। यदि काव्य संग्रह की बात करें, यदि काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, रश्मि और नीरजा ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी है? निहार, एक मिनट बच्चे, भाई मैं अच्छे से आपको दिखाना चाहती हूँ। निहार, रश्मि और नीरजा ये जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा और यामा, ये इनके काव्य संग्रह है। आप इनको याद रखिए, क्योंकि ये एज ए जीके के क्वेश्चन में भी सवाल उठ सकता है कि ये किसकी रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा, इनके ऊपर इन्होंने, ये इनकी काव्य संग्रह है, क्योंकि ये कवयित्री भी थी और लेखिका थी। यदि गद्य की बात करें तो गद्य में इन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, परिक्रमा, क्षणदा, ये इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। इनके गद्य में भी इन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो लिखी हैं। उसके पश्चात संपादन कार्य भी किया है इन्होंने, चांद पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। कौन सी पत्रिका का किया है? चांद पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। महादेवी जी अपने लेखन कार्य में बहुत ही रुचि के साथ हर विषय को खुलकर बिना किसी भय के इन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं के अंदर अपना कार्य करती रही हैं। उसके पश्चात यदि हम बात करें इनके पुरस्कारों की, इतने लंबे समय तक जो लेखन कार्य किया है, तो कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से हेडिंग बना सकते हैं कि महादेवी जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। शेक्सपियर पुरस्कार मिला है इन्होंने अपनी रचना नीरजा के लिए। कौन सी पुस्तक के लिए मिला है इन्हें? नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। द्विवेदी पदक मिला है इन्हें स्मृति की रेखाओं के लिए। जो द्विवेदी पदक है वो किस में मिला है? स्मृति की रेखाएं, उस रचना के लिए मिला है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्होंने अपने जीवन में पाया है। कांग्रेस सरकार के द्वारा 1956 में इन्हें पद्म भूषण, जो हमारे देश का एक सम्मानित जो पुरस्कार माना जाता है, पद्म भूषण से भी इन्हें साहित्य की सेवा के लिए 1956 में प्रदान किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे बड़ा, यानी कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वो इनको
अपनी पुस्तक यामा के लिए मिला है। 1982 में मिला था। ये किस वर्ष में मिला था? 1982 में। किस पर मिला था? यामा और दीपशिखा नहीं लिखेंगे, हम केवल यामा लिखेंगे। यामा पुस्तक के ऊपर इन्हें यह जो पुरस्कार है ये मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। विक्रम कुमायूं दिल्ली व बनारस विश्वविद्यालयों के द्वारा डिलीट की मानद उपाधि इन्हें दी गई है। बच्चे ये मानद उपाधि क्या होती है? मैंने कई बार आपको कक्षा में भी दिया है। यानी कि इन्होंने डिलीट की शिक्षा यहाँ से प्राप्त नहीं की थी इन विश्वविद्यालयों से। वो होते हैं एक सम्मान के रूप में दिया जाना, एक इज्जत के रूप में। भाई हम आपका हमारे महाविद्यालय में इतना बड़ा सम्मान प्रदान करते हैं कि डिलीट की उपाधि प्रदान करते हैं। इन्होंने कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं की थी जो सम्मान के रूप में दी जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर को कई बार कई यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऐसी उपाधियां दी गई हैं। तो ऐसी उपाधियों को मानद उपाधि कहते हैं। ये तो मानद उपाधि इन्हें कहाँ से मिली है? विक्रम कुमायूं दिल्ली और बनारस, इन सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा इन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी दी गई है। दोबारा से देखें, एक बार फिर से याद करने का प्रयास करें। नीरजा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? सेक्सरिया। द्विवेदी पुरस्कार मिला है इन्हें स्मृति की रेखाओं के ऊपर। और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इन्हें? मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित की गई है 1956 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको 1982 में, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। उसके पश्चात विक्रम कुमायूं दिल्ली और बनारस, इन सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा इसको डिलीट की उपाधि दी गई है। मरणोपरांत क्या बताया है कि जो पद्म भूषण पुरस्कार है ये इनको मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, यानी कि मृत्यु के पश्चात इन्हें मिला था। आशा करती हूँ कि इतनी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवाने का प्रयास करूंगी। जन्म 1907 में, विवाह हुआ 1916 में, माता का नाम हेमरानी है, पिता का नाम गोविंद प्रसाद है। फिर भी इन्होंने पढ़ाई की। 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की और 1933 में इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया। उसके पश्चात ये अपने लेखन कार्य में जुड़ी रही। उसके पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के अंदर एज ए प्राचार्य के रूप में काम किया और उसके पश्चात वहीं पर रहते रहते इन्होंने कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। फिर यदि बात करें इतने लंबे समय तक साहित्यिक योगदान के पश्चात इनका विषय जो रहेगा वो कविताओं में पीड़ा और दर्द प्रमुख रूप से विषय रहा है, जिसके कारण इन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई है। 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा है। यामा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला है? 1982 में। निहार पर इनको मिला है, नीरजा पर मिला है इनको सेक्सरिया पुरस्कार। उसके पश्चात श्रृंखला की कड़ियां हैं, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी है, क्षणदा है। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गद्य की रचनाएं भी रची है। इसके अलावा इन्होंने ये बहुत अच्छी एक संपादक भी थी, जिसमें चांद पत्रिका का जो साहित्यिक पत्रिका है उसका संपादन कार्य भी किया है। उसके पश्चात ये सभी पुरस्कार हमने लगभग याद ही कर लिए हैं। डिलीट उपाधि इनको दी गई है। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित हुए हैं। अब हम इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए समाज के यथार्थ का चित्रण, महादेव वर्मा ने जो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं कि एक कवयित्री भी थी और लेखिका भी थी। जो छायावाद के 4 कवि थे, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा। ये जो 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे उनमें महादेवी जी की गिनती होती है। उसके पश्चात इनके काव्य में संवेदना है, भाव संगीत है, चित्र का संगम देखने को मिलता है। इनके गद्य में भी इनके कवि हृदय के दर्शन होते हैं। जब ये गद्य की रचनाएं रचती हैं तो उसके अंदर भी पता चलता है कि इनके हृदय के अंदर एक कवि बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में अनुभूति की गहराई के साथ साथ उपेक्षित जो अनदेखा किए जाते हैं, उपेक्षित प्राणियों के चित्र और करुणा से रंजित रूप उनका प्रस्तुत किया है। इनकी जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, इस पुस्तक के अंदर श्रृंखला की कड़ियां में आधुनिक नारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय भी बताए हैं और निर्देश भी दिए हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो आधुनिक युग में अपनी भूमिका को मुख्य बना सकती हैं, अपना समाज में योगदान जो है
जो वो दे रही हैं उसको भी गिनवा सकती हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में समाज में कैसे बना सकती हैं, उसके उपाय, उसके निर्देश भी महादेवी जी ने अपनी इस रचना के अंदर दिए हैं। और जो पथ की साथी इनकी रचना है, इसमें इनके जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनको लेकर उनके साहित्यिक योगदान को भी इन्होंने मतलब सबके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। सबसे पहली जो साहित्यिक विशेषता है वो समाज के यथार्थ का चित्रण। महादेवी जी अपने गद्य के अंदर कभी भी बनावटी बातों का प्रयोग नहीं करती हैं। ये अपने साहित्य में समाज के यथार्थ का चित्रण करती हैं। इस बात का अंदाजा बच्चे आप खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अब से पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में एक नीलकंठ लेसन है जिसमें पशु पक्षी के प्रति इसका स्नेह दिखाई देता है। इसके पश्चात आपने 12th क्लास में, आज तो आप बीए के स्टूडेंट हैं लेकिन याद कीजिए 12वीं कक्षा का फर्स्ट लेसन जो आपने पढ़ा था जिसका नाम था भक्तिन। उस भक्तिन लेसन को याद करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने समाज के यथार्थ का, गरीबी का, समाज की उपेक्षित परिस्थिति का, कुरीतियों का, इन सभी चीजों का चित्रण अपने इस लेसन के अंदर किया था। उसमें दिखा था कि जो एक भक्तिन नाम की पात्रा होती है, किस प्रकार से उस समय पर महिलाओं की दुर्गति थी, किस प्रकार से लड़की के जन्म पर दुख प्रस्तुत किया जाता था, किस प्रकार से उसकी जो पुत्री होती है उसके ऊपर मतलब लांछन लगा दिए जाते हैं, जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समाज के अंदर जो पंचायतें थी वो कितना गलत डिसीजन ले लेती थी और आम जनता के ऊपर उसको थोप देती थी। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो इस लेसन के अंदर इन्होंने उठाई थी। तो उन बातों के आधार पर, क्यों, जो चीज हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले, उनके आधार पर ही हम कह सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अभी हमने जो इनका निबंध अब है गिल्लू वो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है, भक्ति नाम का लेसन पढ़ लिया है, हर बच्चे ने पढ़ा है, वो +2 क्लास के अंदर है। तो उसी के आधार पर आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीति, जाति पातियों का, भेदभाव का, धर्म संप्रदाय, गरीबी, शोषण और नारी की उपेक्षित स्थिति और जो यथार्थ के धरातल पर बिल्कुल अंकन किया है, वो उसी विषय की लेखिका एकदम से नजर आती है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट में आपके पास लिखने के लिए कम शब्दकोश आपका कम नहीं रहना चाहिए, इसकी बेसिक समझ आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को पढ़ चुके हैं +2 क्लास में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। ये भी हम वहीं से स्पष्ट कर सकते हैं। निम्न वर्ग यानी कि जिसको गरीब जो पात्र है, इनकी रचनाओं के अंदर जो गरीब पात्र है उनको उठाया गया है, जिनको आम लोग कुछ समझते ही नहीं है, जिसके प्रति उनकी भावना ही नहीं जाती है, उन लोगों को इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर पात्र के रूप में भूमिका दी है। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा बुद्ध का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी रामतीर्थ के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा है। वो निम्न वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति रखती थी। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक, क्योंकि उन्होंने भक्तिन पात्र से आप देख सकते हैं, और भी तो आपने शायद इसका कोई लेसन इतने अच्छे ढंग से ना भी पढ़ा हो, लेकिन उससे आप देख सकते हैं कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जिसको समाज ने अनदेखा किया, उसका चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में खूब अच्छे से किया है। तो इससे पता चलता है कि निम्न वर्ग के प्रति इनके हृदय में संवेदनशीलता थी। इसके पश्चात नेक्स्ट जो इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है वो है मानवेतर प्राणियों के प्रति सच्चा स्नेह। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको याद करना चाहिए, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक नीलकंठ नाम का लेसन। नीलकंठ पाठ एक उसके ऊपर आधारित है, मोर जो है ना, मोर पक्षी, मोर, मोरनी और उनके स्वभाव, उन प्राणियों के स्वभाव के ऊपर चित्रित किया गया है। उसमें सांप भी है, कबूतर भी है, सबका हल्का हल्का चित्रण है, लेकिन मेनली जो लेसन है वो नीलकंठ को बेस बनाकर लिखा गया है। तो उसमें पता चलता है, जब ऐसे ऐसे लेसन हमने इनके पढ़े तो इससे पता चलता है, एक और लेसन है, हाँ, उसके अंदर इन्होंने चित्रण किया है कि मानवेतर प्राणियों के प्रति इनका गहरा लगाव था। और जो हम अब लेसन पढ़ेंगे उससे भी पता चलेगा, ये जो लेसन है वो और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट इस गिल्लू नाम के निबंध को पढ़ने के बाद, जो आपके सिलेबस में अभी है। तो इन्हें अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, गाय, नेवला इत्यादि इन सभी जानवरों को
पाला था। इनके जो इन जानवरों के प्रति मानवेतर का मतलब मानव से अलग, मानव से दूसरे, मानव प्लस इतर से मानवेतर शब्द बना है कि मानव से दूसरे जो प्राणी है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो मोर है, कबूतर है, नेवला है, इन बहुत सारे जानवरों को इन्होंने पाला था। और रेखा चित्र और संस्मरणों में मानवेतर प्राणियों के प्रति इनका गहन प्रेम और संवेदना झंकृत होती है, इनके प्रकट होती है। उनका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था, उस पर भी उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया था। इनके जानवरों से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उसका जो स्पष्ट चित्रण है यहाँ पर महादेवी जी के इस संस्मरणों के अंदर, इन रेखा चित्रों के अंदर देखे जा सकते हैं। यानी कि तीन हमने इसके जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनके 3 पॉइंट हमने पढ़े। समाज के यथार्थ का चित्रण जिसमें जो भक्ति लेसन है उसके आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, और निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति ये भी उसी लेसन के अंदर से स्पष्ट हो सकता है, और मानवेतर प्राणियों का योगदान ये आप 8th क्लास में जो लेसन मैंने आपको बताया नीलकंठ उसके आधार पर, और जो लेसन अब हम पढ़ेंगे निबंध के रूप में गिल्लो जो निबंध है उसके बेस पर आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। वात्सल्य भाव का चित्रण और मानवेतर प्राणियों का योगदान ये दोनों मिले जुले पॉइंट है। वात्सल्य का मतलब जो एक स्नेह एक माता पिता अपने बच्चे से करते हैं, वैसा ही स्नेह महादेवी वर्मा जी कुत्ते, बिल्ली, इन इस प्रकार के नेवला, गाय, इन मोर, इन सभी जानवरों से करती थी, माँ की भांति स्नेह करती थी। इसलिए इनके साहित्य के अंदर एक अनूठा चित्रण देखने को मिलेगा, जानवरों के प्रति वात्सल्य की भावना देखने को मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके साहित्य की ये भी एक सबसे अलग, हिरण पालती थी, हिरण हिरनी, तो वो वाला स्नेह जो है वो उभर कर आता है। इसलिए हम इनके साहित्य में क्या कौन सी भावना पाते हैं, वात्सल्य भावना का चित्रण भी बहुत सुंदर ढंग से महादेवी जी ने किया है। उसके बाद यदि नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो समाज सुधार की भावना। समाज सुधार का मतलब ये जैसे जो ये थी श्रृंखला की कड़ियां, जो इसकी बात की थी हमने, श्रृंखला की कड़ियां रचना थी जो इनके गद्य में लिखी थी इन्होंने। श्रृंखला की कड़ियां बच्चे यदि हो सके तो अपने जीवन में ना साहित्यिक पुस्तकें जरूर पढ़ा करो। श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक पढ़कर देखिए, इससे आपको पता चलेगा ये समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, उनको उखाड़कर फेंकने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया है। इन्होंने खुद अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने बहुत अच्छे पद पर कार्य किया, यानी कि एज ए प्राचार्य कार्य किया, फिर वहीं पर ये कुलपति के रूप में कार्य किया, और अब वहीं पर रहते इन्होंने अपने साहित्य में लेखन कार्य किया, और नारी की जो उपेक्षित स्थिति थी उसको समाज के सामने लाने का प्रयास किया। नारी की शिक्षा का इन्होंने भरपूर अपने साहित्य में से समर्थन किया, नारी शोषण का चित्रण किया, बाल विवाह का विरोध किया, और समाज को सुधारने के लिए पूरी तरह से जितना ये जी जान से काम कर सकती थी उतना इन्होंने अपने साहित्य के रूप से, यानी कि एक लेखिका के रूप में, एक कवयित्री के रूप में, एक आम नारी के रूप में, और एक संपादक के रूप में कई भूमिकाएं संपादक के रूप में कई भूमिकाएं निभाते हुए जो ये कर सकती थी समाज में नारी की स्थिति के उत्थान के लिए, उतना इन्होंने योगदान दिया है। यानी कि इन्होंने नारी स्थिति को सुधार के लिए जो योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। भाषा शैली कैसी थी, देखो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया था 1933 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो वहां से जब संस्कृत भाषा से ये एमए इन्होंने कर लिया तो इनकी जो भाषा थी उसके अंदर तत्सम शब्दों का योगदान सबसे अधिक था। कैसे शब्दों का, तत्सम शब्दावली का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर बहुत अधिक किया है। इनकी भाषा थी साहित्यिक, थी शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग क्यों अधिक मिलेगा, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया था। इनकी भाषा व्याकरणिक ढंग से शुद्ध थी, क्योंकि जो संस्कृत के ज्ञाता होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उनकी व्याकरण जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है उनका। तो व्याकरणिक शुद्धता, सरसता, सरलता, धारा प्रवाह का मतलब होता है एक विषय को जब लिखती हैं तो नदी के धारा की भांति वो विषय आगे चलता हुआ नजर आता है, ये नहीं ठहराव नजर नहीं आता। माधुर्य गुण का समावेश, माधुर्य का मतलब प्रेम प्यार, चाहे वो जंगली जानवरों के प्रति हो, चाहे वो पशुओं के प्रति हो, चाहे वो मानवों के प्रति हो या स्त्री के प्रति हो, तो माधुर्य गुण प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति इनका जो
अनन्य स्नेह था, वो भी इनकी कविताओं के माध्यम से, काव्य साहित्य के माध्यम से देखने को मिलता है। प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया। प्रसाद गुण जो बहुत आसान भाषा में लिखा होता है, वहां प्रसाद गुण मौजूद होता है। जहां बात सिर्फ सीधे और साफ शब्दों में लिखी होती है, तो इनके साहित्य में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का खूब प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास की रचना करने में, इनके वाक्य रचने में इनकी बहुत अच्छे तरीके से लंबे वाक्यों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। विषय के अनुकूल वाक्य रचना की है। इनकी शैली कैसी थी? भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। इनके भावात्मक शैली भी थी और विचारात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, क्योंकि कोई अगर लेखक होगा ना तो उसमें भावों की अधिकता अधिक होगी। इनके भावात्मक गद्य में कल्पना और अलंकृत वर्णन की प्रधानता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके रचनाओं के अंदर जो करुण रस है वो भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। करुण रस कहाँ मिलेगा? जानवरों के प्रति जो स्नेह है उसके अंदर कितना हृदय में इनके दया है जानवरों के लिए, और भगवान के प्रति जो अनन्य भाव है वहां भी करुण रस देखने को मिलता है। इनकी एक प्रमुख लाइन है, मैं दुख भरी नीर की बदली उमड़ी कलथी मिट आज चली। इस प्रकार की लाइनों से पता चलता है कि ये एक प्रियतम की भांति परमात्मा को चाहती हैं, इसलिए इनको एक प्रियतम की भांति चाहती है। तभी तो इनको आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई है, क्योंकि मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना था, और महादेवी वर्मा ने भी, जो आधुनिक युग की लेखिका है, उन्होंने भी, इनका भी जो काव्य के अंदर यदि देखा जाए कुछ वैसा ही रूप दिखाई देता है, इसी कारण से इन्हें मीरा की उपाधि दी गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो हमने कवि परिचय पढ़ा है, कवि परिचय नहीं सॉरी लेखक परिचय हम बोलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कविता नहीं है बल्कि इनका निबंध है। तो ये कवियत्री भी थी और लेखिका भी थी। तो आप देख सकते हैं, आप इनके जो मैंने ये चित्र लगाया है, इसमें जो इंदिरा गांधी जी है वो इनको पुरस्कार दे रही है। इनके पद्म भूषण से सम्मानित ये 1956 में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और एक बार फिर से मैं हल्का हल्का रिवाइज करूंगी, मेरे साथ साथ चलिए। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश का जो शहर था फर्रुखाबाद। पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी। प्रारंभिक शिक्षा 1916 में इंदौर में 1916 से, और 1916 में इनका विवाह हुआ। इंदौर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर 1919 में इन्होंने क्राफ्टवेट कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की। फिर 1933 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया था संस्कृत भाषा में। फिर ये लंबे समय तक प्राचार्य के रूप में कार्य करती रही, फिर कुलपति के रूप में कार्य किया। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान से लेखन कार्य में जुड़ी रही। वैसे इनका माहौल भी बहुत ही, इनके घर का माहौल भी बहुत शिक्षा वाला था। बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती थी अपने घर वालों के लिए, क्योंकि ये इनके घर में 200 सालों से कोई लड़की नहीं हुई थी, इसलिए बड़ा स्वागत हुआ था जब महादेवी जी का जन्म हुआ था इनके घर और परिवार में। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी कविताओं के अंदर प्रभु के प्रति वो प्रेम दिखाई देता है जो मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो लेखन कार्य की यदि हम बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, परिक्रमा, ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। चांद जैसी पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया है। इनको जो यामा रचना है उसके ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीरजा के ऊपर शैक्सपियर पुरस्कार मिला है। उसके पश्चात इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1956 में, जो कहाँ से स्पष्ट होता है, यहाँ इंदिरा गांधी से लेते हुए आपको तस्वीर में साफ साफ नजर आ रही है। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और मृत्यु के पश्चात इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। यानी कि जो देश के लेवल पर बड़े सम्मान है वो भी इन्होंने अपने जीवन काल में पाया है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये महान लेखिका थी, जिन्होंने समाज की प्रमुख समस्याओं को, प्रमुख कुरीतियों के ऊपर अपने साहित्य के माध्यम से खंडन किया है और बिंदास होकर अपनी लेखन शैली चलाई है। इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है, और संपादक की जो कलम होती है वो निर्भीक होनी जरूरी है, जो इनके लेखन शैली में देखने को मिलती है। उसके पश्चात कई विश्वविद्यालयों के द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि भी दी गई है। साहित्यिक विशेषताओं की यदि बात की जाए तो समाज के यथार्थ का चित्रण किया है। दूसरी बात की जाए, समाज के निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति है। मानवेतर प्राणियों के प्रति इनकी प्रेम भावना देखने को मिलती है।
नेक्स्ट, वात्सल्य भावना की संवेदना का चित्रण इनके साहित्य में है। समाज सुधार और भाषा शैली की बात करें तो भाषा इनकी बहुत सहज है, सरल है, आसान है, स्पष्ट है, प्रभावमान है, लेकिन तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक है, क्योंकि इनकी जो शब्दावली मानी जाएगी वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और वात्सल्य रस देखने को मिलता है, करुण रस देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी का हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अविस्मरणीय योगदान है। ये हिंदी साहित्य के एक देदीप्यमान सितारे की भांति सदा चमकती रहेंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप फोन करके उस समस्या का निराकरण मेरे से करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।